नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर हमारा विशेष कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें श्रवण जी देश के जाने माने पत्रकार, संपादक, राजनीतिक मसलों पर बहुत तीखी टिप्पणी करते हैं और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज भी हम एक ऐसे ही विषय में बातचीत करेंगे क्योंकि मामला इस वक्त चुनाव को लेकर चल रहा है। तमाम तरीके की अटकलें लग रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार या नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो फिर क्या देश का संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। इस वक्त सबसे बड़ी चिंता इसी बात को लेकर हो रही है। बहुत सारे लोगों का तो यह भी कहना है कि दरअसल इस देश के अंदर अब रूस की तरह ही चुनाव होंगे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनती है, जहां चुनाव का ढोंग तो किया जाता है लेकिन दरअसल चुनाव होता नहीं है। वो सब एक नेता को चुनने के लिए ही वोट डाले जाते हैं। इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ने ही इस बात का खंडन करने की कोशिश की है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की का कोई एजेंडा है देश के संविधान को बदलने की। यहां तक कहा है कि दरअसल अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी अगर आ जाएं तो वो भी अब इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। बट उनकी इस बातों पर कितना यकीन किया जाए, कितना यकीन न किया जाए, ये अपने आप में एक तरीके का सवाल है। लेकिन श्रवण जी से पूछेंगे कि दरअसल इस चुनाव का हासिल क्या है। क्या नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनी तो फिर क्या संविधान बदला जाएगा। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच सर, ये तो आपका ही कार्यक्रम है। देखिए, आपने बहुत बढ़िया तरीके से भूमिका रख दी है कि चुनाव का हासिल क्या है। हाँ। आपने ये भी कह दिया कि अगर नरेंद्र मोदी आ गए तो रूस की तरह चुनाव होंगे, हमारे यहाँ हो सकते हैं, भय है। आपने ये भी कहा कि संविधान को बदलने को लेकर मोदी जी ने क्या आश्वासन दिया है, अमित शाह ने क्या आश्वासन दिया है, और क्या मोदी जी पर भरोसा किया जा सकता है कि वो जो कहते हैं वो करते होंगे। कई सवाल हैं। मैं इस चुनाव को और जो चल रहा है उसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ और ये मान के देखता हूँ कि चाहे नरेंद्र मोदी आ जाएं या कोई आ जाए, मैं क्या देखता हूँ वो मैं थोड़ा सा जी। क्योंकि अब ये जैसे जैसे 7 चरण पूरे होंगे लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ती जाएंगी। मैं इन 7 चरणों को 7 फेरे मानता हूँ और उसमें जनता दुल्हन बनी हुई है और चेहरा जो ढका हुआ है वो दूल्हे का ढका हुआ है। इस बार इस विवाह में दुल्हन का खुला हुआ है और दूल्हे का मुंह पता नहीं है कि जिसके साथ 7 चरण या 7 फेरे जनता ले रही है उसका दूल्हा कौन है। उसका चेहरा जो है चुनाव के बाद 4 जून के बाद प्रकट होगा। ये पहली बार हो रहा है आशुतोष जी, ये काफी समय के बाद ये पहली बार हो रहा है कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने क्या वाला है। 2014 में नहीं हुआ ऐसा, मतलब काफी साफ था पिक्चर। 2019 में भी काफी साफ था, सबको पता था कि दूल्हा कौन है और बारात किसकी है और नाराज फूफा लोग कौन है, ये सब पता था। इस बार कुछ पता नहीं है। चुनावी सर्वेक्षणों में किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही या भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। आप देखिए, अगर आप पिछले 10-20 चुनाव के आंकड़े निकाल कर देखें 2014 के पहले के, तो आपको पता चल जाएगा कि बड़े जो एजेंसीज थी वो कई तरह की कैलकुलेशन करती थी। 5 में से एक आध तो कोई 2 तो बोल देते थे कि इनको बहुमत नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है। इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, सब प्राइवेट लोग कह रहे हैं। मतलब एजेंसियों की हिम्मत नहीं है, उनको पता है कि अगर उन्होंने कह दिया कि हार रहे हैं और बाद में जीत गए तो उनके प्राण ले लिए जाएंगे।
तो इसलिए जो डर है वो कितना डीप है एजेंसीज में और गोदी मीडिया में कि वो दिखा नहीं सकता एक्चुअलिटीज में कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। पर जैसे पराकाला प्रभाकर जैसे लोग हैं वो कह रहे हैं, या इंडिविजुअल्स जो हैं वो कह रहे हैं कि भैया इनको तो कुछ मिल नहीं रहा है इस बार, इनकी हालत खराब है। कोई कह रहा है 220, कोई 240, राहुल गांधी 180, 160 ये बता रहे हैं। कई तरह की चीजें इस दौरान चल रही है जी। हम जो बात कर रहे हैं उसका उसका जो मुद्दा है वो परिणामों को लेकर नहीं है। जो आपने कहा कि क्या होगा, मैं इसमें दो चीजें देखता हूं। जो पोस्ट पोल सिनेरियो है उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से क्या देखता हूं वो मैं बताता हूं आपको। जी। जो मैं कह सकता हूं अभी कि नरेंद्र मोदी कमजोर होकर उभरेंगे। मतलब अभी तक जिस तरह की वो ताकतवर थे वो कमजोर होकर उभरेंगे, और राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ज्यादा ताकतवर होकर उभरेगा। ये काफी पॉजिटिव संकेत मैं मानता हूं इस देश के लिए, क्योंकि ये इलेक्शन जिस मूड में चल रहा है, जिस मोड में चल रहा है, उसके प्रोमिसेस कुछ अलग हैं। और ये जो आपने भय व्यक्त किया रूस जैसा, या अधिनायकवाद की तरफ जाना, या वो तमाम चीजें, मुझे लगता है, मैं अपने मन में एक फीलिंग है कि वो संभव नहीं हो पाएगा। अब राहुल गांधी को जब से सांसद के रूप में उनके मकान से निकाला गया, उनका घर खाली करवाया गया ताबड़तोड़, और जब उनकी सदस्यता रिस्टोर हुई लोकसभा में तो उनको कहा गया कि भाई आप पुराना मकान ले लीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया। अब वो राहुल गांधी जहां भी रह रहे हैं, अपनी मदर के यहाँ रह रहे हैं, पर एक 50 साल से 55 साल का आदमी अपनी माँ के पास रह रहा है, उसके पास मकान नहीं है, तो उसने कहा कि भाई सड़क अब मेरा घर है। अब मैं इसको एक अलग, एक सिंबॉलिक मानता हूं। वो सिंबॉलिक ये है कि राहुल गांधी का संकल्प भी मान सकता हूं कि जब तक ये जो मौजूदा सत्ता है, हुकूमत है जी, ये सत्ता से बाहर नहीं होती है, तब तक सड़कें ही उनका घर है। मतलब अगर आपने जैसा कहा कि मोदी जी फिर से आ जाएंगे, तो आप मान लीजिए कि राहुल गांधी की अब यात्राएं अनंत काल तक चलती रहेंगी और वो मोदी जी को डराते रहेंगे। देश की जनता के लिए और विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा एश्योरेंस है कि राहुल गांधी सड़कों पर है। मतलब राहुल गांधी के सड़कों पर होने का मतलब है कि देश का विपक्ष भी सड़कों पर है। और ये एक बड़ा चैलेंज है जो पावर में है उनके लिए कि भाई अब वो उस तरह से नहीं कर पाएंगे जैसा कि वो कर रहे थे। अब मैं जो इन चुनावों को और उसके चुनाव के ठीक पहले जो हुई घटनाएं, उनको बड़ी उपलब्धियों के तौर पर क्यों देखता हूं, तमाम जी, डर, जितने डर हैं उसके बावजूद। हमने पहली बार सुना 10 सालों में प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि बाबा साहब भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदलेगा। उन्होंने 10 साल में नहीं कहा कभी भी। एक मुद्दा अलग है कि मोदी जी को अगर ब्रूट मेजोरिटी मिल जाए तो वो क्या अपने कहे का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे, वो एक मुद्दा अलग है। पर वो आप पहली बार एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई अपने जो उन्होंने जो निर्णय लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर या नोटबंदी पर, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। वो सफाई पेश कर रहे हैं कि भाई अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इस जारी नहीं होते तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि किसने क्या चंदा दिया। और राहुल गांधी के जो ऑब्जेक्शंस हैं वो अपनी जगह हैं कि
उसमें बॉन्ड्स में न तो नाम बताए गए, न तारीखें बताई गई, न कई चीजें बताई गई। पर राहुल गांधी ने कहा, जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर बोल रहे थे तो उनके हाथ कांप रहे थे। राहुल गांधी कहते हैं। प्रधानमंत्री ने आज तक किसी अपने किए के बारे में सफाई नहीं दी है। मतलब यू रिमेम्बर, रिकॉल कि 10 साल में उन्होंने कुछ अपने, नोटबंदी 2016 में हुई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को भी काफी टाइम हो गया, पर पहली बार वो कह रहे हैं, या संविधान को लेकर इतनी बहस चल रही। अनंत हेगड़े ने जब कहा कि संविधान बदलने के लिए चाहिए, तभी कह देते वो कि आप क्या कह रहे हैं, नहीं कहा। तो मैं ये चीजें बड़े एक अलग अंदाज में इन चीजों के मतलब ढूंढता हूं, और वो मतलब मैं ये ढूंढता हूं कि अब देश वैसा नहीं रहेगा। ये मेजॉरिटी का मामला नहीं है, किसको बहुमत है उसका भी नहीं है, जितने पोल सर्वेक्षण आए हैं उनकी क्रेडिबिलिटी का भी मामला नहीं है। और इन्हीं ईवीएम से ऐसे ही होगा। और जो वीवीपैट को लेकर जो बहस चल रही है, उससे लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि 100% पर्चियों की गिनती होना चाहिए। उन्होंने तो आज कहा केरल की मशीनों के बारे में इन्होंने जो शिकायत की है प्रतांश भूषण ने, तो ईसीआई उसकी जांच करे। मैं जो कह रहा हूं वो दूसरा मुद्दा है। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव के परिणामों के बाद, 4 जून के बाद, विपक्ष अब वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है, था अभी तक। जो अपोजिशन था, वो एक नया विपक्ष आप देखेंगे, एक नई कांग्रेस को आप देखेंगे, पूरी की पूरी नई कांग्रेस, जिसमें ऊपर से, जैसे कहते हैं ना, मैं ऊपर से नीचे तक बदल दूंगा टाइप कांग्रेस को आप देखेंगे। आप संसद में कुछ ऐसे चेहरे देखेंगे जो अलग किस्म के हों। मतलब वो पुरानी संसदें अब अतीत की चीजें हो जाएंगी। और मीडिया ने आपको अपने आप को जिस तरह से एक्सपोज किया है, वो अपने आप में देश की बड़ी उपलब्धि है कि अब मीडिया का रिटर्न, जो मेन मीडिया, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, वो अपने पुराने घर में उसकी वापसी किस तरह से होगी। और हिंदुत्व को लेकर और सांप्रदायिकता को लेकर जो 2 चीजें साफ हुई हैं, जो सर्वेज में भी साफ हुई हैं और वैसे भी साफ हुई हैं, कि जो हिंदुत्व के प्रति 2% लोगों का मानना है कि वो कोई मुद्दा है, और भारत को सभी नागरिक अपना घर मानते हैं। वो ये नहीं मानते कि किसी एक मजहब का है। ये बड़ी चीजें जो इस इलेक्शन की पूरी प्रोसेस से निकल कर आई हैं, पॉजिटिव चीजें। और जो आखिरी चीज है वो ये कि नागरिकों के मन से डर निकल गया है। जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि नागरिक अपने आप को किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं, सड़कों पर किस तरह से विपक्ष की रैलियों में आ रहे हैं, कैमरों के सामने किस तरह से अपनी नाराजगी को व्यक्त कर रहे हैं, उम्मीदवारों के प्रति, सरकार के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति। तो इसमें मैं जो संकेत देखता हूं कि अब मोदी जी आ जाएं तो भी 2047 तक की योजनाएं वो नहीं बना पाएंगे, और न ही विभाजन की, देश के विभाजन की विभीषिकाओं की बरसी मना पाएंगे। और लाल किले से दिए जाने वाले जो भाषण होंगे और ललकारें होंगी और जो चेतावनियां होंगी, उनकी आवाज में भी आप पाएंगे कि बहुत बड़ा फर्क हो गया है। तो मैं इन तमाम चीजों का, आशुतोष जी, ये चुनाव के परिणाम चाहे जो हों, मतलब मोदी जी आए नहीं आए, विपक्ष आए, पर जो मैं एक नागरिक के तौर पर चीजों को जो देखता हूं, मैं वो ये देखता हूं कि जो इसका कंक्लूजन है चीजों का 4 जून के बाद, वो देश के हित में काफी पॉजिटिव रहने वाला है। और लोग जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं,
वो इन चीजों की कर रहे हैं, चीजों के बदलने की कर रहे हैं, राजनीति में, न्यायपालिका में, संसद में, मीडिया में, पॉलिटिक्स में, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके रिप्रेजेंटेशन में और तमाम चीजों में। तो इसको अगर हम एक अलग एंगल से देखें कि चाहे दूल्हे के चेहरे से घूंघट 4 जून को प्रकट हो, पर जनता तो अपना जो घूंघट है वो पहले हटा चुकी है, अब वो घूंघट में नहीं है जनता। तो अब तो दूल्हों को देखना, तय करना है कि उनको घूंघट में रहना है कि खुले सिर घूमना है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू जी।